नमस्ते। अच्छा, आज का एपिसोड भी हमारा उसी डायरेक्शन में होगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है पुरुषार्थ, उसी दिशा में आज हम बात करेंगे। तो ये जो हिंदू फिलॉसफी में जो सबसे बड़े 4 एम्स है, गोल्स है, जिसको हमने कहा धर्मा, अर्था, कामा और मोक्षा, इस पर हमने बात की इसके पहले के एपिसोड्स में। तो आज भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज मैं आपसे इस एपिसोड में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनका नाम है अशनीर ग्रोवर। अच्छा, अशनीर ग्रोवर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने एक स्टार्टअप सेटअप किया जिसका नाम था भारत पे, और अभी भी है। एंड देन ही बिकेम वेरी फेमस because of the success of this enterprise, this startup by the name BharatPe. So he earned a lot of wealth, money and name and fame because of the success of his startup. तो आज के एपिसोड में हम इस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो हमारा ये जो धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, ये जो 4 हमारे एम्स है, इसमें जो अर्थ वाला है, जो वेल्थ बैलेंसिंग का है या वेल्थ मेकिंग का जो गोल है, इसमें ये जो फिनटेक की कहानी है, ये जो अशनीर ग्रोवर की जो कहानी है, इसको ये मतलब इस फ्रेमवर्क में वो कहाँ फिट होती है, कैसे फिट होती है, तो इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसके पहले कि हम बात करें, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, फिर हम इसको कैरी करेंगे। ये वीडियो ये है कि यू मस्ट बी नोइंग देयर इज़ अ पर्सन, ए यूट्यूबर, बेसिकली वो पॉडकास्ट करते हैं एंड ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, ए वेरी यंग एंड डायनामिक फेमस person by the name Ranveer Allabadia, and he has 4-5 channels. One famous channel, the YouTube channel is Beer Biceps. तो रणवीर अशनीर ग्रोवर का इंटरव्यू करते हैं। तो उस पॉडकास्ट में मैं केवल वह टॉपिक ले रहा हूँ जहाँ पर वो अशनीर ग्रोवर को पूछते हैं, डू यू बिलीव इन गॉड? तो इसका आंसर वो दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके वो छोटे से 1 मिनट से भी छोटा सा जो पोर्शन है जिसमें उन्होंने रणवीर के इस क्वेश्चन का आंसर किया। रणवीर ने पूछा डू यू बिलीव इन गॉड, और हम देखते हैं कि अशनीर ग्रोवर उसका आंसर कैसे देते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आप जरा सुनिए। यू बिलीव इन गॉड? नहीं यार, मैं मतलब वैसे नास्तिक इंसान हूँ मोस्टली। हाँ, मतलब मैं ये मानता हुआ है क्योंकि मैं मंदिर गया था अभी रिसेंटली, बट मैं इतना वो नहीं हूँ। मतलब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स भी थे वो आर्य समाजी थे, तो मतलब वो सेम। हाँ तो हवन वगैरह ज्यादा करते हैं, आइडल वर्शिप या मंदिर जाना कम होता था। मेरी वाइफ बहुत ही स्पिरिचुअल है, तो इनफैक्ट घर में मंदिर अब है। हमारे घर में तो अभी मंदिर भी नहीं हुआ था आज तक तो घर में अब मंदिर है बिकॉज उसने बनवाया। बट मैं वैसे इतना वो नहीं हूँ। मेरे को मतलब ना फियर ऑफ गॉड है, ना अनड्यू लव ऑफ गॉड है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आपने सुना। तो इस वीडियो में अशनीर कह रहे हैं रणवीर को, नो मैं नास्तिक हूँ, सो आई डोंट बिलीव इन गॉड। अच्छा, इस टॉपिक को अभी यहाँ पर पार्क करते हैं। आगे मैं इस पर आऊँगा, इस पर हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा हम जानेंगे अशनीर ग्रोवर के बारे में। तो क्यों ये बहुत ज़रूरी है? पहले तो क्योंकि उनके बारे में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इस फिनटेक के
रिलेटिंग टू दिस फिनटेक, रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। तो एक तो सबसे पहले बात, अश्विनी ग्रोवर एक इंडियन बिजनेसमैन है और वो को फाउंडर है और मैनेजिंग डायरेक्टर थे टिल रिसेंट टाइम्स इस फिनटेक कंपनी के, जिसका नाम भारत पे है। इसके साथ साथ कुछ और एक दो तीन वेंचर्स भी उन्होंने बनाए हैं। बेसिकली 2 वेंचर्स उनके बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उसमें से सबसे हाईली सक्सेसफुल वेंचर जो स्टार्टअप है वो ये भारत पे है। अच्छा, ये फेमस भी है। इन्होंने एक रिसेंटली अपनी एक बुक भी लॉन्च की जिसका नाम है दोगलापन, और ये बुक अवेलेबल है अमेजोन पे, जिसका दोगलापन और इसका टाइटल है द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स के बारे में उनकी जो तकलीफ़ें हैं, द होल प्रोसेस ऑफ स्टार्टअप्स, उनके जो चैलेंजेस है उसमें इनमें वो उन चैलेंजेस के बारे में वो इस बुक में बात करते हैं। अच्छा, एक ग्रोवर अश्नीर रियलिटी टीवी शो पे भी आते हैं, जो एक रियलिटी टीवी शो फेमस है जिसका नाम है शार्क टैंक इंडिया। तो इस पर भी वो आते हैं एज एन इन्वेस्टर। अच्छा, इसमें मैं जो कह रहा था कि अश्नीर ग्रोवर के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई उनके इस भारत पे के वेंचर से रिलेटिंग। तो एक कंट्रोवर्सी तो ये है कि अश्नीर ग्रोवर अपोलोजाइज्ड फॉर हिज डिफेमेटरी पोस्ट अगेंस्ट भारत पे, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इनके ऊपर करीब 2 लाख कॉस्ट का ऑर्डर इम्पोज किया फॉर वायलेटिंग द हाईकोर्ट ऑर्डर्स। इसको रिपोर्ट किया लाइव लॉ ने ऑन 29 नवंबर 2023। अच्छा, तो ये केस क्या है, इनकी कंट्रोवर्सी क्या है? सीधे के भारत पे में देखिए, जो भी बिजनेसेस होते हैं, वी ऑल नो दैट अब हम जो अर्था जो हमारा एक गोल है उसमें ये आता है। तो एनी बिजनेस, वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ बैलेंसिंग, तो ये उसका पार्ट है। तो कोई भी बिजनेस हो, इट इज़ नॉट ईजी टू स्टार्ट एनी बिजनेस, लेट दैट बी एनी बिजनेस, इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल बिजनेस, इट नीड्स कैपिटल। तो अश्नीर ग्रोवर के इस बिजनेस में उन्होंने कई वेंचर कैपिटलिस्ट का इन्वेस्टमेंट लिया। तो इसमें एक कंट्रोवर्सी ये है कि द केस अगेंस्ट भारत पे एंड इट्स फॉर्मर को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर इन्वॉल्व एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड वर्थ ₹81 करोड़। और किसके लिए था ये 2-3 रीजंस थे: फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स, फोर्ज्ड इनवॉइसेस, एम्बेजलमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। तो फिर उनके जो को फाउंडर्स थे, उनके जो दूसरे इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने एलिगेशंस लगाए उन पर ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पे। बट दीज इंडिविजुअल्स हैव कम बिकॉज दे हैव contributed towards the capital of the company, so they came as investors, they came as venture capitalists. फिर इसके बाद ये कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने भी इनके अगेंस्ट में एक FIR लॉन्च की। अश्नीर ग्रोवर, द फॉर्मर को फाउंडर ऑफ भारत पे, वॉज द सब्जेक्ट ऑफ एन FIR फाइल्ड बाय द दिल्ली पुलिस इन फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग इन May 2023। और फिर क्या हुआ कि अश्नीर ग्रोवर और उनकी वाइफ फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, तो वहाँ पर भी उनको तकलीफ़ें हुई कि दैट देन बिकॉज ऑफ दीज केसेस गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी एंड बिकॉज ऑफ द FIR, both he and his wife were not allowed to travel outside India. तो फिर इन्होंने अपील की, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट में। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको ग्रांट किया ट्रैवल करने के लिए। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे, ये न्यूज़ करीब सितंबर की है, सितंबर 2024। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे ग्रांटेड भारत पे को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर एंड हिज वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर परमिशन टू ट्रैवल टू दोहा एंड द यूनाइटेड किंगडम। और ये न्यूज़ है ऑन
ये न्यूज़ पब्लिश हुई 17 सितंबर 2024। अच्छा, फिर रिसेंटली एक बड़ी न्यूज़ इसी से रिलेटेड आई। दैट न्यूज़ वाज अश्नीर ग्रोवर्स ब्रदर इन लॉ वाज अरेस्टेड बाय द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग इन भारत पे फ्रॉड केस। तो ये न्यूज़ है वेरी लेटेस्ट, दिस इज 20 सितंबर 2024। अब इसके बाद एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, ये मैंने आपको एक पूरा एक बैकग्राउंड दिया है। अच्छा, मैंने करीब करीब 35 साल काम किए हैं इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड, सो आई एम ऑल्सो ए प्रोफेशनल। तो मैं वहाँ पर लिंक्डइन में भी हूँ। यू नो, लिंक्डइन इज़ ए फ्रेमवर्क, इज़ ए इकोसिस्टम वेयर और प्रोफेशनल्स interact, converse, they make networking there. So it is basically a biggest network for professionals. What is called LinkedIn. फिर LinkedIn पे जस्ट 3 वीक पहले अश्नीर ग्रोवर ने अपना एक पोस्ट डाला। अच्छा, वो पोस्ट भी मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। मतलब हम आई एम शेयरिंग दैट पोस्ट हियर इन दिस वीडियो, आप देखिए उसको। अच्छा, ये पोस्ट के साथ, इस पोस्ट पर मैंने एक अपना जस्ट ह्यूमरस वे से, नथिंग टू क्रिटिसाइज और एनीथिंग, आई ऑल्सो posted my comment. I put my comment below this post. अच्छा, ये पोस्ट क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं। अश्नीर ग्रोवर अपने पोस्ट में कह रहे हैं, जो मैंने दिखाया आपको इस वीडियो में, आई हैव रीच्ड ए डिसाइसिव सेटलमेंट विद भारत पे। आई रिपोज माई फेथ इन द मैनेजमेंट एंड बोर्ड who are doing great work in taking Bharat Pay forward in the right direction. I continue to remain aligned with the company's growth and success. I will no longer be associated with Bharat Pay in any capacity, nor be part of the capital table. My remaining shares will be managed by my family trust. Both parties have decided not to pursue cases filed. I hope Bharat Pay continues to grow and succeed for the benefit of all its stakeholders. ये उनका पोस्ट था, और उन्होंने अपने उस पोस्ट में जो मैंने शेयर किया, अपनी वाइफ और उनकी दोनों की फ़ोटो उन्होंने वहाँ लगाई। तो ये जो पूरी कंट्रोवर्सी, ये जो 1-2-3 साल से चली आ रही है बिटवीन भारत पे, आई मीन, he is the creator, he was the original managing director, he created this fintech, so he was the owner, the original creator. But later on the venture capitalists have come, the other investors have come, and they in turn then filed cases against him. तो अब ये फाइनली दिस हैज़ रीच टू दिस सेटलमेंट। तो इसका मैंने कमेंट ये डाला जो उसमें है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने लिखा, अदरवाइज यू वुड हैव बीन इन जेल, सम काइंड ऑफ सेटलमेंट इज ऑलवेज बेटर देन गोइंग एंड लैंगिशिंग इन जेल. I know electoral bonds are scrapped. Is any contribution to party funds a part of this settlement? Is my comment. This is nothing to criticize, just I am making humorously, because you know ये political mudslinging में opposition parties कहती है against the government in power कि the ED, economic offences wing, CBIs, they are being used against them. तो बहुत सारे केसेस में वो ये भी कहते हैं कि ये जो एजेंसीज हैं उनको एक्सटॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है, टू एक्सटॉर्ट फंड्स फॉर द पार्टी फ्रॉम दीज विद द हेल्प ऑफ दीज एजेंसीज. तो इसी तरह से वो मेरा एक कमेंट था, जस्ट एज ए नथिंग टू क्रिटिसाइज बट जस्ट ह्यूमरसली.
अच्छा, इस न्यूज़ को शेयर करना ज़रूरी था। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। एज आई वॉज टेलिंग दैट आई ऑल्सो वर्क इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ऑलमोस्ट 34 ईयर्स। तो मेरे इस 34 ईयर के टेन्योर में आई ऑल्सो वर्क विद ए कंपनी कॉल्ड सुभिक्षा। नाउ दिस सुभिक्षा न्यूज़ ऑल्सो आई एम शेयरिंग, बट इट इज़ रिलेवेंट टू दिस केस। तो ये सुभिक्षा की न्यूज़ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पर देखेंगे, और उसके बारे में कुछ बताता हूँ। आप इस न्यूज़ को देखिए। अच्छा, इस कंपनी में एक शॉर्ट टेन्योर के लिए मैंने काम किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट। आई वर्क देयर फॉर लेस देन ए ईयर। सो आई वॉज देयर वाइस प्रेसिडेंट फॉर देयर SBU यूनिट फॉर गुजरात, द एंटायर गुजरात। अच्छा, the gentleman again here I am, because I am trying to relate I'm trying to relate cases relating to financial frauds. I mean frauds relating with investment, frauds relating with investors. So these two cases are very important. So I'm sharing this example with and trying to correlate with Ashneer Grover's case. अच्छा, इस कंपनी के साथ जिसके साथ मैं काम किया हूँ, इनके एक MD थे जिनका नाम था सुब्रमण्यन। ये साउथ इंडियन थे, ये थे चेन्नई से, मद्रास। अच्छा, दिस जेंटलमैन वाज अगेन जस्ट लाइक आशनीर ग्रोवर। आई थिंक आशनीर ग्रोवर IITian है। तो ये मेरे MD जो थे सुब्रमण्यन, ये ब्रिलियंट IITian थे। He was not only an IITian, but he was IIT Madras and IIT Ahmedabad, and he was a gold medalist. So he was an alumnus of IIT Madras and IIT Ahmedabad. So this gentleman, IIT IIM educated Suviksha founder, इनका भी केस इस तरह से हुआ कि रिसेंटली इन द ये न्यूज़ 25 नवंबर 2023 की है। Even this gentleman has also been convicted by a court for 20 years, for over 20 years, for 20 years over investor fraud. Investor fraud के केस में इनको भी अप टू 20 years का imprisonment हुआ है। He got convicted, he got sentenced. एंड ए स्पेशल इसका न्यूज़ ये है कि ए स्पेशल कोर्ट इन चेन्नई हैज़ हैंडेड आउट ए 20-year प्रिजन सेंटेंस टू R सुब्रमण्यन, द प्रोमोटर ऑफ सुभिक्षा, जिसमें मैंने काम किया था। एंड एज फार एज माई रिलेशन विद सुब्रमण्यन गोज, ही वॉज अ वेरी नाइस जेंटलमैन। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। ही वॉज वेरी वाइज व्हेन इट कम्स टू how to make wealth, how to manage money. So he used to always give, when we used to have talks, when we used to have discussions for anything, or when he used to visit to our place, when I used to go in the market with him, he used to share a lot of wisdom. तो इनका भी केस कुछ इसी तरह से हुआ है। So this is also relating to the investment coming into the business and the main owner doing some kind of fraud with the investment money, with the investors. The court convicted Subramanian and his associates under the Tamil Nadu Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Act। एक एक्ट है TNPID एक्ट। और उनके एलिगेशन ये है कि दे मिसलेड डिपॉजिटर्स, ल्यूरिंग देम टू इन्वेस्ट इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अपॉन मैच्योरिटी दे डूप्ड डिपॉजिटर्स इनटू रीइन्वेस्टिंग द मैच्योर्ड अमाउंट इन न्यू स्कीम्स दैट प्रॉमिस्ड सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। आई एम नॉट सेइंग बोथ द केसेस आर सेम, बट द केसेस आर using the investors' money fraudulently in both the cases. So today in India, what I am only saying is, when the venture capitalists are coming and investing their money, or banks are coming and investing
their capital in startups or new businesses, or when venture capitalists are coming and investing their capital in the business, investor related laws are very strong. They're very strong. So in Ashneer Grover's case, what I was saying, that had you not settled your case with BharatPe, with the current setup of investors, the current setup of owners, because they have filed a case, it was an FIR, then the economic offenses wing, all that stuff, and his brother-in-law and one of his I think brother-in-law got arrested. तो अब यहाँ पर विदाउट सेटलिंग क्या चारा रह जाता है? सो मैं कॉमेंट वॉज क्रिप्टिक, वेरी क्रिप्टिक, इन ए सेंस दैट what is the choice that you have? You have to somehow settle this case, otherwise you have to languish in jail, just like my earlier MD's case, R. Subramanian, the MD of Suviksha case. The same would have happened to Mr. Ashneer Grover also. So this is what I wanted to share with you regarding this whole case. But why we are discussing this case? I want to bring in this case. This case is relating to creating artha, creating capital, creating wealth. And then we have these 4 very important goals, aims in the Hindu philosophy called the Purusharth or Purushartha in English. These are Dharma, Artha, Kama and Moksha. Artha is only one among those 4. Artha is relating to the wealth thing. So I am taking Ashneer's example, Ashneer Grover's example in that wealth creation thing. That's a great example. He is hardly some 40 odd years, and whatever the capital that he built, whatever the wealth that he earned, and whatever the success, fame that he received, it is commendable. There is no doubt about it, there is no question about it. तो अब यहाँ पर अब मैं जो वीडियो आपको दिखाया था 1 मिनट का, वेयर रणवीर इज आस्किंग हिम अबाउट डू यू बिलीव इन गॉड, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं. तो अब इसको हम कैसे फिट करेंगे, हमारा जो ये फ्रेमवर्क है. तो हम बात करते हैं कि बैलेंसिंग का, हम कहते हैं कि भाई धर्मा है कॉस्मिक बैलेंस, ठीक, मैं बैलेंस विद द नेचर, मैं बैलेंस विद द यूनिवर्सल बैलेंस. तो हम वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, कॉस्मिक बैलेंस. फिर हम बात कर रहे हैं वेल्थ बैलेंस, वेल्थ बैलेंस इंडिविजुअल का, वेल्थ बैलेंस कलेक्टिव कॉन्शियस का, एक कम्युनिटी का, एक देश का, वर्ल्ड का, राइट. फिर उसके बाद में आता है, ये तो हो गया धर्मा, अर्था. फिर कामा, कामा इज अवर, व्हाट अबाउट अवर सेंशुअल डिजायर्स. देखिए सब कहानी डिजायर्स की ही है. तो व्हाट अबाउट द सेंस प्लेजर्स, व्हाट अबाउट द डिजायर रिलेटिंग टू कामा, व्हाट अबाउट फुलफिलिंग your desires relating to good food, what about good house, what about comforts, what about love life, what about relationships, what about sex life. Then there comes that kama, and then we have something called moksha, which is the highest goal we took in the framework as the highest goal, which is talking about freedom from everything, the ultimate freedom. It is talking about moksha. Moksha is not something after death. Moksha is, what about Buddha then? Buddha is talking about nirvana. That's the ultimate freedom. Krishna is talking about Brahma Nirvana. That is again the ultimate freedom, right? And then Patanjali is talking about Kaivalya Samadhi. That is the ultimate freedom, right? So that freedom we call moksha. तो हमारे इस फ्रेमवर्क में अशनीर ग्रोवर के जैसा जो एग्जाम्पल है वो कहाँ फिट होता है, और फिर अशनीर ग्रोवर की जो फिलॉसफी है, व्हेन इट कम्स टू देन अदर थिंग्स लाइक लेट्स से द हाईएस्ट लाइक धर्मा एंड मोक्षा,
व्हाट इज इट दैट ही हैज़ टू से। तो हमने वो 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का जो वीडियो देखा जिसमें रणवीर उनको पूछ रहे हैं डू यू बिलीव इन गॉड। अब हम इस पर आते हैं, हम अब इस टॉपिक पे आते हैं जो हमारे लिए अभी ये इम्पोर्टेंट है। अब रणवीर उनको पूछते हैं, रणवीर अलाहाबादिया और बीयर बाइसेप्स। नाउ रणवीर इज ऑल्सो ए वेरी यंग एंड डायनेमिक person, very famous personality, and then his podcast have become very famous. I also keep on seeing, and I also feel, and I also, when I look at him, his understanding, he is also very keen in spirituality. He is also bent towards spirituality. So, and he talks about meditations and all that. So here Ranveer is asking him to Ashnir Grover, do you believe in God? तो अश्नीर उसको वो आंसर देते हैं। उसी आंसर के मैं यहाँ पर थोड़े से लेता हूँ अपने डिस्कशन के लिए। तो अश्नीर इज सेइंग नो आई एम ए नास्तिक। नो नास्तिक इन हिंदी और संस्कृत, नास्तिक मीन्स द वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। फिर वो कहते हैं कि आई वेंट टू मंदिर रिसेंटली। वाई ही सेइंग पहले हम आर्य समाजी थे, मतलब ही सेइंग ग्रैंड पेरेंट्स वेर आर्य समाजी। We all know Arya Samaji is established by one gentleman called Dayanand Saraswati, and Arya Samaj का जो फिलॉसफी है वो उसी की फिलॉसफी है जो वेदा से रिलेटेड है। तो वेदास में जो फिलॉसफी है ये आर्य समाज, जो दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने इसको 1870 में इस समाज को, इसका निर्माण जो किया था, दे ऑल्सो बिलीव, दे ऑल्सो गो विथ वॉट इज स्टेटेड इन द वेदास। और वेदास में वहाँ पर गॉड इस तरह से नहीं है जैसे वहाँ पर भी गॉड्स है, छोटे नीचे गॉड्स है, जैसे वहाँ पर है इंद्र है, वहाँ वरुण है, वहाँ अग्निदेव है, इस तरह से गॉड्स है। फिर बट अल्टीमेटली वहाँ पर कॉस्मिक प्रिंसिपल है जिसको उन्होंने कहा ब्रह्म। तो वहाँ पर दो आते हैं, आत्मन और ब्रह्मन। आत्मन जो हमारे भीतर है, जो मैं कहता हूँ वो ब्रह्मन का अंश है, जो परमात्मा का अंश है। आत्मन वो एक पोटेंशियल स्टेट में है, वह एक एलिमेंट है। और फिर एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है, वो है ब्रह्म। तो वेद क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कह रहे हैं, आत्मन इज ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। आत्मन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मन। तो ये वो नॉन डुअलिटी वहाँ पर खत्म हो जाती है, वह है हमारा वेद। और मैंने ये भी कहा वहाँ पर इस तरह से ईश्वर नहीं है जिस तरह से हिंदू धर्म में दूसरे ईश्वरों की हम बातें करते हैं। तो वहाँ पर वो फ्रेज है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। तो वहाँ पर जो शब्द है वो सत है। ऑल दिस क्रिएशन इज व्हाट इज दे कॉल्ड सत। संस्कृत का वो शब्द है सद, ऐसे डी, सद, जो प्रोनाउंसिएशन जो भी होता है। फिर वो हिंदी में आता है तो वो सत बनता है। सत मीन्स ट्रुथ। तो ये जो पूरा क्रिएशन है, जिसको हम थोड़ी देर के लिए साइंस के साइड से देखा जाए तो हम कहेंगे कॉस्मॉस। द कॉस्मॉस दैट हैज कम इज व्हाट इज सत अकॉर्डिंग टू वेदांत और अकॉर्डिंग टू वेदास। बट आप उपनिषद के ऋषि को ऐसे पूछेंगे कि सत कहाँ से आया, तो वो कहेंगे असत से आया। फिर असत क्या है, जिसको हम कहते हैं नथिंगनेस, जहाँ पर साइंस कहता है इफ यू आस्क वेयर फ्रॉम दिस यूनिवर्स हैज कम, they will say it has come from nothing, it has come from nothingness। तो वो जो नथिंग है, जहाँ साइंस में जो नथिंग है, वेदों में उसका नाम है असत। तो वो कहते हैं सत कहाँ से आया, वो असत से आया। और देखिए ये असत, जैसे मैं आपको जैसे वेद या उपनिषद स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले वहाँ पर एक हम लिखते हैं ओम, ठीक है, एक सिलेबल है। तो एक वो ध्वनि है। कोई भी उपनिषद, कोई भी वाक्य, कोई भी वेद का मंत्र सबसे पहले ओम लिखते हैं, फिर बाद में अंततः भी ओम लिखते हैं, या कहीं कहीं ओम शांति 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 लिखते हैं। तो जब मैं वीडियो शुरू करने के पहले नमस्ते करता हूँ, नमन करता हूँ आप सबको, फिर वीडियो बंद करते समय भी नमस्ते करता हूँ, तो आपने देखा इस नमस्ते
ये शब्द दे जो है नमस्ते, ये एक संस्कृत शब्द है। तो इसको यदि आप तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों से बना है, नमो अस्ति। अभी मैंने जो बात की आपको, कहाँ से आया ये सत, तो कहते हैं असत से आया। असत इज दैट प्योर नथिंग, दैट प्योर एम्प्टीनेस। मतलब एक्चुअली प्योर एम्प्टीनेस मतलब आप उसको नाम नहीं दे सकते, इसलिए वो निर्गुण ब्रह्म है। जस्ट फॉर द हेक इट इज असत, नथिंग, बिकॉज ऑल नेम्स आर जस्ट वेस्ट। हमारे जो भी नाम होंगे वो जो निर्गुण है, वो जो अरूप है, वो जो अनाम है, उसका ही नाम है। असल में वो अनाम है। नथिंग कहना या ब्रह्म कहना या निर्गुण ब्रह्म कहना, इट इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। उसका क्या नाम हो सकता है? नाम वो अनाम ही रहेगा, वो निर्गुण ही रहेगा। तो जो हमारा सत है, ये जो क्रिएशन है, वो कहाँ से आया? वो आया उस असत से। तो हम क्या करें? नमो अस्ति। नमो अस्ति में दो शब्द है, नमो और अस्ति। अस्ति वो है जो असत, दैट प्योर नथिंगनेस, वो पूर्ण है। नमो इज बाविंग डाउन। सो इस नमस्ते का केवल सिंपल मीनिंग है कि दैट आई एम बाविंग डाउन टू द असत इन यू, दैट वी ऑल हैव कम फ्रॉम देयर, बिकॉज द एग्जिस्टेंस इटसेल्फ हैज कम फ्रॉम देयर। और हमारा जो भी क्रिएशन है, जिसको भी हम कहते हैं, एटम ले लीजिए, पार्टिकल ले लीजिए, पूरा ब्रह्मांड लीजिए, उसमें क्या होता है? मैटर तो कहीं थोड़ा सा दिखाई देता है, मोर देन 95% तो आपको खाली एम्प्टीनेस ही दिखाई देता है। ठीक है? तो the form is also, the emptiness is also hidden in the form. So don't just say matter is something stuffy. एटम में आप झांक के देखेंगे 99% is empty. Only just very little part is matter. Rest all is empty. So that principle, that highest principle is what is called nothing or pure nothingness or asat. तो वहां पर हम कह रहे हैं नमो अस्ति। I bow down to that asat in you, in each one of us, in everything basically. ये उसका मीनिंग है उस नमस्ते का। तो हम अभी इस पर आते हैं। तो हमारा जो अब ये फ्रेमवर्क है, इसमें हम इसको कहाँ फिट बैठेंगे, कैसे फिट बिठाएंगे, इसको फिट कैसे करेंगे? तो वो कह रहे हैं, भाई मैं नास्तिक हूँ, आई वेंट टू द मंदिर वेरी रिसेंटली। फिर वो कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स के समय में तो हम आर्य समाजी थे, और वो उनके समय में दे यूज टू परफॉर्म हवन। अभी हवन एक रिचुअल है जो हिंदू धर्म में हम इसको फायर रिचुअल बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के समय में तो हवन्स की पूजा करते थे हम, ये हिंदू रिचुअल जो फायर रिचुअल है वो करते थे। आइडल वर्शिप एंड गोइंग टू द मंदिर्स और टेम्पल्स वॉज वेरी लेस। ये बहुत कम था, नहीं के बराबर था। बट अभी क्या कह रहे हैं? अभी ये माई वाइफ इज वेरी स्पिरिचुअल, इज मोर स्पिरिचुअल। अर्लियर देर वॉज नो मंदिर एट माई होम, बट नाउ इट इज देयर एंड इट इज बिकॉज ऑफ हिज वाइफ। सो ही सेज, पहले तो हम मंदिर जाते भी नहीं थे, मेरे घर में भी मंदिर नहीं था, बट अभी मेरी वाइफ इज हु इज मोर स्पिरिचुअल, बिकॉज ऑफ हर this mandir has come in my house. This mandir has come because of her. अब लास्ट इनका सेंटेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का इनका सेंटेंस वो जो 1 मिनट के वीडियो में है, जिससे जो ये गॉड से रिलेटेड है, जहाँ हमारे इस फ्रेमवर्क में हमको इम्पॉर्टेंट है धर्म के लिए और मोक्ष के लिए। अर्थ और कामा एंड अर्था के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कि वो मंडेन है, हमारे मंडेन गोल्स। तो लास्ट सेंटेंस में वो कह रहे हैं, आई नाइदर हैव फियर ऑफ गॉड नॉर अनड्यू लव ऑफ गॉड। तो कह रहे हैं भाई ये गॉड का आप मेरे को, एक तो मैं नास्तिक हूँ, तो उन्होंने जो सब कुछ बता दिया ब्ला ब्ला ब्ला, और अल्टीमेटली वो कह रहे हैं कि आई नाइदर फियर ऑफ गॉड
नॉर आई हैव एनी अनड्यू लव ऑफ गॉड। तो अब ये स्टोरी मैंने इसलिए ली कि इस तरह का यदि व्यक्ति है जो नास्तिक है, जो कह रहा है कि मैं गॉड में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन उसने वेल्थ तो क्रिएट किया है, ह्यूज वेल्थ, नेम, फेम, एंड ही टॉक्स अबाउट हिज वाइफ, सो ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट हिज लव लाइफ। तो मैं मान के चलता हूं कि उनके ये जो दो गोल्स है फुलफिल हुए हैं। एक यार्ड स्टिक से अगर से लेते हैं हम, these two are one of the greatest achievements, I mean his life of relationship or life of love, and then the life of what you call artha, the life of attaining wealth, life of creating wealth. अब हमारे जो दूसरे गोल है धर्मा और मोक्षा, फिर वहाँ पर इनको हम कैसे करें, फिर हमारा ये फ्रेमवर्क कैसे कंप्लीट होगा। तो इस तरह के व्यक्ति यदि हमको मिलते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, मतलब हमारा फिर पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, इसको आगे कैसे हम ले जाएं। क्योंकि हो सकता है, अब इसके ऊपर तो बात तो नहीं हुई, हो सकता है अश्नीर ग्रोवर कहे यार छोड़ दो ना, मेरे को क्या मतलब है, मेरे को ये धर्म और मोक्ष के बारे में मत पूछो, आई एम नॉट कंसर्न विद देम। हो सकता है ये वो कहे, आई डोंट नो, अभी यहाँ पर तो उसका आंसर अपने पास नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह का यदि अगर से व्यक्ति है जो नास्तिक कहता है, तो अब इसको हम इस फ्रेमवर्क में कैसे फिट करें। तो यहाँ पर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको एक कुछ डेफिनेशंस शेयर करता हूँ, इस वीडियो में शेयर करता हूँ, आप देखिए। आई एम एग्जैक्टली शेयरिंग द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एज दे आर गिवन इन द डिक्शनरी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों को जोड़ना है। तो यहाँ पर ये जो तीन शब्द है, एक है थीस्ट। थीस्ट मतलब जिसको हम कहते हैं, जैसा नास्तिक है वैसा आस्तिक है। थीस्ट इज इंग्लिश वर्ड, इसका अगर से संस्कृत में निकालेंगे, संस्कृत में इसका अनुवाद करेंगे तो वो होगा आस्तिक। ए पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, इसको हम कहते हैं आस्तिक, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में थीस्ट। फिर दूसरा व्यक्ति है एथीस्ट, जो उन्होंने कहा नास्तिक, इसको कहते हैं हम नास्तिक, एथीस्ट। ए पर्सन हु डिसबिलीव्स और लैक्स बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, इसको हम कहते हैं नास्तिक, जहां पर अश्लील ग्रोह करें कि मैं नास्तिक हूं। फिर एक तीसरा भी है, ये जो बिलीवर्स है, इसमें एक तीसरा बिलीवर है जिसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक। और आई डोंट नो अब इसका हिंदी में या संस्कृत में अनुवाद क्या होता है, आप देखिए, यू ट्राई। एग्नोस्टिक को हम कहते हैं ए पर्सन हु बिलीव्स that nothing is known or can be known of the existence or nature of God। तो ये भी एक टाइप का बिलीवर है जो कहता है कि भाई नथिंग कैन बी सेड और नथिंग कैन बी नोन अबाउट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस तरह के व्यक्ति को हम कहते हैं एग्नोस्टिक, उसी तरह से जिस तरह से थीस्ट और एथिस्ट। तो इस तरह से तीन प्रकार के व्यक्ति, तीन प्रकार के बिलीवर्स हैं। इन सब डेफिनेशंस में आप देखेंगे तो सब में जो कॉमन है वो है गॉड, और दूसरा कॉमन है बिलीफ। तो वन आइदर बिलीव्स और द अदर डज नॉट इवन बिलीव। और तीसरा वाला है, वो कहता है कि चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, ये दोनों भी जो गॉड या गॉड से उसके बारे में कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक व्यक्ति वो है एग्नोस्टिक। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस और नेचर ऑफ गॉड। तो हमारा फ्रेमवर्क कैसे कंप्लीट होगा? तो फिर हमारा जो हिंदू फिलॉसफी है, तो उसमें ये जो बड़े विद्वान लोग हैं, तो इसमें ये फ्रेमवर्क को कैसे लाए, ये जो दो है धर्म और मोक्ष, तो इस तरह के व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए फिर? अब यहाँ पर आता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को शेयर करने के पहले मैं एक छोटी स्टोरी आपको
शेयर करता हूँ। ये स्टोरी बस ये 3 टाइप के जो व्यक्ति है इन्हीं से रिलेटेड है। बट एक छोटी सी कहानी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी में ऐसा है, ये बुद्ध के समय की कहानी थी। बुद्ध के समय में भी कुछ इसी तरह के अलग अलग व्यक्ति थे, थीस्ट, एथीस्ट, एग्नोस्टिक, बिलीवर्स, नॉन बिलीवर्स एंड एग्नोस्टिक। अब इस स्टोरी में क्या, इस स्टोरी में एक कहानी इस तरह की है। एक बार ऐसे हुआ कि बुद्ध के पास एक व्यक्ति आए। सुबह का समय था, तो सुबह एक व्यक्ति आए और उन्होंने आके बुद्ध से पूछा, क्या भगवान है, क्या ईश्वर है? अच्छा, बुद्ध ने उनको देखा, देखने से उनको अंदाजा हुआ, बुद्ध को लगा ये जो व्यक्ति है ये एथीस्ट है। मतलब ये उनकी गट फीलिंग है, बुद्ध की गट फीलिंग है। दिस फेलो डज नॉट बिलीव इन, नहीं, ये पहले जो व्यक्ति आया ही इज ए थीस्ट, ही बिलीव्स इन गॉड, बट ही सेइंग, ही इज आस्किंग बुद्धा, इज देयर गॉड? बट बुद्धा नोज वेरी वेल फ्रॉम द गट फीलिंग, फ्रॉम बुद्धा's गट फीलिंग, दैट दिस पर्सन इज ए थीस्ट। वो मान के चल रहे हैं उनकी अपनी एक गट फीलिंग से। बुद्ध ने सोचा इस आदमी को शॉक देते हैं। बुद्धा से, नो, देयर इज नो गॉड। अब ये आदमी को गुस्सा आया, बिकॉज इन हिम, इन हिज माइंड, ही इज ए थीस्ट, ही इज ए बिलीवर इन गॉड, बट बुद्धा गिव्स ए आंसर which goes against his belief. बुद्धा इज सेइंग, नो, देयर इज नो गॉड। अब वो नाराज होकर ये व्यक्ति चला जाता है। अब बुद्ध के कैंप में भी, बुद्ध के जो संघा है, उनका जो कैंप है, उनकी जो कम्युनिटी है, उनमें भी लोग बटे हुए हैं। उनमें भी ये 3 कैंप्स है। एक कैंप है थीस्ट का, आस्तिक व्यक्तियों का, एक कैंप है नास्तिक व्यक्तियों का, और एक कैंप है एग्नोस्टिक व्यक्तियों का। तो उनके कैंप में भी कुछ है जो बिलीव करते हैं इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कुछ बिलीव करते हैं इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कुछ ये 2 बिलीफ को भी, कुछ है जो कहते हैं ये 2 बिलीफ से भी कुछ पता नहीं लगेगा गॉड या गॉड के बारे में, गॉड या गॉड्स के बारे में, जिसको हम कह रहे हैं एग्नोस्टिक। तो अब बुद्ध ने कहा देयर इज नो गॉड। तो जो एथीस्ट कैंप है बुद्ध के संघ में, वो खुश हो रहा है, दे आर वेरी हैप्पी। और जो थीस्ट है, दोज हु बिलीव इन द गॉड, बिकॉज बुद्धा हैज गिवन द आंसर इन द नेगेटिव, they are unhappy. So the camp of the theist is unhappy. The camp of the atheist is very happy because they got the answer in the affirmative. And the camp of the agnostic, they are not concerned. They are unperturbed. अब दोपहर का वक्त था, दोपहर में एक व्यक्ति चले आते हैं। Now this person comes and asks Buddha, is there God? Now Buddha knows by his heart, by his gut feeling, that this fellow is an atheist. बुद्ध को लगता है कि ये बंदा एथिस्ट। तो बुद्ध कहते हैं यस देयर इज गॉड। बुद्ध क्या करते हैं, उसका जो अफर्मेशन, उसको जो अफर्मेशन चाहिए, वो जो चाहता है कि जो उसको आंसर मिले, उसका एंटाई आंसर देते हैं, उसका अपोजिट आंसर देते हैं। बुद्ध कहते हैं यस देयर इज गॉड, बट दिस पर्सन बिलीव्स in the non-existence of God, non-existence of God. This person believes in, this person is a Gnostic, just similar to what Ashnir Grover is saying. I'm a Gnostic. Now this person is also unhappy because he gets the answer which is going against his affirmation, it is going against his belief. So again the same thing in the camp. Now the Buddha is saying there is God, so the theist camp is very happy now, but the atheist camp is unhappy. In the morning the camp of the atheist was very happy because the answer was in their favor. Now in the afternoon, because of this person who is an atheist,
But Buddha is saying that there is God, and the theist camp is very happy because they are getting the answer according to their belief. So like this, there is this chaos in the camp of the followers in the community, और इसी तरह से समय बीतता है. The time flows. We all know life is flowing. The time is flowing, and then in the evening one more person comes. तो संध्या में एक और व्यक्ति आते हैं. वो कोई प्रश्न नहीं करते. He does not ask any question. He just sits with Buddha for some time. Buddha looks at him. He looks at his face. He looks at his being. बुद्ध की जो सम्यक जो देखना है, मतलब he has got this ability to look at reality as it is, जो उनका सचनेस है, तथाता है, ये जो उनकी एबिलिटी है, वे कुछ भी बात नहीं करते हैं इस व्यक्ति के साथ, और ना वो व्यक्ति कोई बात करते हैं. So the person comes, he just sits with him for some time. With Buddha he meditates, he just खाली ध्यान में बैठते हैं. He does not even ask any question, nor Buddha gives any answer to any question. I mean, there is no communication between this person and Buddha. And then while going, this person cries. तो उनके आंखों से ये जो व्यक्ति है, जो तीसरा, जो संध्या में आया है, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं. वो बुद्ध के चरण छूते हैं और बस निकल जाते हैं. तो ये तीसरा जो व्यक्ति है, इस पर हमको ध्यान लाना बहुत ज़रूरी है. ये जो तीसरे टाइप का जो व्यक्ति है, इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है. तो अब ये व्यक्ति कौन है? अब ये थीस्ट भी नहीं है, और ये एथीस्ट भी नहीं है, और ये एग्नोस्टिक भी नहीं है. तो फिर ये तीसरा किस तरह का व्यक्ति है? ये किस टाइप का व्यक्ति है? तो हमारे संस्कृत में एक शब्द है, इसका नाम है मुमुक्षु. मुमुक्षु मीन्स, अब ये संस्कृत वर्ड है, इसका एग्जैक्ट इंग्लिश में अनुवाद तो नहीं है. मुमुक्षु शब्द का अर्थ होता है कि वन हु इज इन सर्च ऑफ मोक्ष, मतलब मोक्ष की कामना करने वाला जो व्यक्ति है, उसको कहते हैं मुमुक्षु. मुमुक्षु इज ए person who is on this path of inquiring within. He is inquiring that truth within. So he is in search of that ultimate freedom. अब this person is not carrying any priori notion. ये ना नास्तिक है, ना ये थीस्ट है. He is not carrying any priori idea about God or no God. इसका एक अपना मेंटल डिस्पोजिशन है. वो मेंटल डिस्पोजिशन है इंक्वायरी का, टू इंक्वायर द ट्रुथ एंड नो द ट्रुथ. लेट अस नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रायोरी आइडिया. इस तरह के व्यक्ति को कहते हैं मुमुक्षु. तो मैं ये कह रहा था कि एक तो बात हमारी ये है कि व्हेन इट कम्स टू सी, हमारी लॉजिक और रेशनैलिटी कैसी है. हम क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो, वो गोल हो, ऑब्जेक्टिव हो, पैसा हो, हमारी दूसरे डिज़ायर्स हो, लाइक लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, ये टेंजिबल होनी चाहिए, राइट. सी हाउ वी स्पीक इन द मैनर ऑफ साइंस. इट हैज़ टू बी एम्पायरिकल, इट हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव, इट हैज़ टू बी मेजरेबल, राइट. ये कोई स्केल पे आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये टेंजिबल होना चाहिए. मतलब कैसे कि पैसा, मतलब रियल में पैसा होना चाहिए ना, क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, डॉलर्स होने चाहिए, या रुपये होने चाहिए, या गोल्ड होना चाहिए, या प्लैटिनम होना चाहिए. मतलब इट हैज़ टू बी टेंजिबल वेल्थ, राइट. जस्ट बाय सेइंग आई हैव वेल्थ हैज़ नो मीनिंग. बैंक बैलेंस भी होना चाहिए. तो यहाँ पर मैं बात ला रहा हूँ वह जो टेंजिबल है. तो अर्थ के केस में तो हम बोलते हैं कि भाई टेंजिबल होना चाहिए, करेक्ट. और फिर लव लाइफ है जो
रिलेशनशिप लाइफ है, वहाँ पर भी हम कहते हैं टेंजिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कोई खाना खा रहे हैं, तो हम कोई ऐसा वैसा खाना तो नहीं खाएंगे। हम वी आर हंग्री राइट, तो हम कहते हैं कि खाना उस तरह से होना चाहिए जिस तरह से मेरा जो हंगर है वो सेटिएट होना चाहिए, वो फुलफिल होना चाहिए। अब मुझे अगर से थर्स्ट लग रही है, मुझे अगर से प्यास लग रही है, तो पानी ऐसा होना चाहिए जो मेरा प्यास बुझाए। तो इट हैज़ टू बी टेंजिबल, इट हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिव, इट हैज़ टू बी एम्पायरिकल राइट। फिर अगर से मेरी कोई लव लाइफ है या सेक्स लाइफ है, तो वहाँ पर एक तरह का फुलफिलमेंट होना चाहिए राइट। अगर से हम प्योर सेक्स की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं भाई वहाँ पर ऑर्गेस्मिक होना चाहिए ना, मतलब जो सेक्स लाइफ है मेरी ऑर्गेस्मिक होनी चाहिए। तो वहाँ पर भी हम एक मापदंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम एक स्केल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम एक टेंजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो हम देखो कैसे रेशनल हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू अर्था एंड कामा। बट इसी दृष्टिकोण से हम बात नहीं करते हैं व्हेन इट कम्स टू मोक्षा एंड धर्म। फिर यहाँ पर हमको क्या लगता है, अरे ये जो दो गोल्स है ना, ये कुछ सब्जेक्टिव है, यहाँ पर कोई टेंजिबिलिटी नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो मुमुक्षु है उसको नजर आता है। ये आदमी बहुत सेंसिटिव है, इसका डिजायर जो है ना वो आउटवर्ड ही नहीं है, इनवर्ड है। तो इसका डिजायर, मैं जब कहता हूं इनवर्ड डिजायर, एक डिजायर है आउटवर्ड। वो डिजायर बाहर के जो हमारी कामनाएं हैं, बाहर की जो हमारे गोल्स है, पद हो सकता है, पैसा हो सकता है, फेम हो सकता है, नेम हो सकता है, और कामा जो हमारा गोल है, तो वहाँ पर वो कामना हो सकता है, बाकी दूसरे और कई तरह के सुख जिसकी बात की हमने, उसका हो सकता है। लेकिन जो डिजायर इनवर्ड है, जो मुमुक्षु का है, वो डिजायर है डिजायर टुवर्ड्स द डिवाइन। इट इज टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, इट इज टुवर्ड्स योर ओन सेंटर। देखिए हम क्या कर रहे हैं अभी, इन द आउटर डिजायर वी आर गोइंग फ्रॉम द पेरिफेरी इन द आउटर स्पेस फॉर आउटर ऑब्जेक्ट्स। जो साइंटिस्ट है उसका भी डिजायर वही है, तो वो क्या कर रहा है, उसका जो भी है, उसका मन, उसका जो करंट, उसकी जो आत्मा, करंट जो उसकी धारणा, करंट जो उसका डिजायर है, he is going in the brahmanda, he is going to Mars, he is going to moon, he is going to other galaxies, he is talking about knowing about the black holes। इसमें गलत क्या है, इसमें कोई गलत नहीं है। ब्रह्मांड क्या है, it is a body of God, so he is venturing into the body of God। वो जो स्पेस है वो आउटर बॉडीज का है, एंड आउटर स्पेस है, वो वही जो असत है उसी की ही बॉडी है। जो मैं कहता हूँ ब्रह्म और ब्रह्मांड, कॉस्मॉस एंड द कॉस्मिक प्रिंसिपल, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड द इंडिविजुअल बॉडी। अब जब मैं भीतर जाता हूँ, मेरे मन के भीतर जाता हूँ, तो मन का एक स्पेस है, उसमें इनर ऑब्जेक्ट्स है। इनर ऑब्जेक्ट्स में जब बात करता हूँ तो मन है, इमोशंस है, और सटल ऑब्जेक्ट्स है, इमोशंस एट द लेवल ऑफ द हार्ट है, फिर साइलेंस ऑफ द माइंड है, फिर कॉन्शियसनेस है। तो ये जो गोल्स है, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये बहुत सटल और सटलर है। कॉन्शियसनेस तो सटलेस्ट है, जो मैंने कहा मांडुक्य उपनिषद कहता है, व्हाट, जो हमने बात की पहले वीडियोस में, वट एवर यू थिंक ऑफ इज नॉट कॉन्शियसनेस। जो थॉट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट अराइजिंग इन योर कॉन्शियसनेस। जो हमारा डिजायर है, डिजायर इज एन ऑब्जेक्ट इन द माइंड, एंड माइंड इज एन ऑब्जेक्ट अराइजिंग इन द कॉन्शियसनेस। तो फिर ये जो मुमुक्षु कौन है, मुमुक्षु इज ए पर्सन हु इज मूविंग इन द इनर स्पेस with the inner desire, and he is moving towards the desire of the divine। ये फर्क है। तो हमको क्या करना चाहिए, is there anything wrong with Ashnir Grover or Nastik or theist or let us say agnostic? No, that person has to wait।
You don't bother about these kind of people. You bother about yourself, what type of a person you are. Are you only focusing on these two goals? अगर से देखिए, खाली हम अगर से यही दो गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे, पुरुषार्थ क्या कहता है, ये 4 एम क्यों है? फॉर ए हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। देखिए, एक और कंपनी के साथ मैंने काम किया, कुछ शायद मैंने छोटी सी चर्चा की मेरे पहले के वीडियोस में। मैं रिलायंस के साथ काम किया। आई वॉज असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट फॉर देम। देर आई वर्क फॉर मोर देन 3 years, बट आई वर्क विद द एल्डर ब्रदर। तो वहाँ पर धीरू भाई अंबानी के ये 2 पुत्र हैं, जो उन्होंने भी वेल्थ क्रिएट की। अच्छा, फादर ने उनको जितना भी दिया उसको उन्होंने डबल किया। तो एक अगर से 4, 5, 6 साल 7 साल के हिस्ट्री में यदि जाते हैं पीछे, both the brothers were up to some 40+ billion worth. Both the brothers, they were at par. In fact, the younger brother was little more than the elder brother. और फिर अंततः क्या हुआ? The younger brother has become bankrupt now. So both were at somewhere around 45 billion worth of net worth. The younger brother has now become zero capital. He has become, in fact, in his own words he said, I am with negative capital. तो एक तो almost bankrupt हुए हैं, और the elder brother is going ahead and ahead in the wealth creation. He is some more than some 45 billion worth. तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल क्यों लिया? एनीथिंग कैन हैपन। जो मैं बार बार कहता हूँ, लक्ष्मी आती है तो दिवाली है, लक्ष्मी जाती है तो दिवाला है। तो कौन बिलियनियर बनेगा, कौन बैंकरप्ट बनेगा, इसका हम कैसे, जो उसकी जो नीति है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट, नोबडी कैन नो। अभी फिर आप बायजूस को देखिए, इट वॉज समवेयर अराउंड 22 या 20 some billion. Now Baiju has said they are almost bankrupt. Now the Baiju value is 0. तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है? तो यहां पर आता है ये 2 वैल्यूज का इंपॉर्टेंस, द वैल्यू ऑफ धर्मा एंड द वैल्यू ऑफ मोक्ष। जो कैपिटल आप अर्न कर रहे हो उसमें आपका धर्म कहां आता है? तो वो कैपिटल आप धर्म से कमा रहे हो कि अधर्म से कमा रहे हो? दिस इज ए यार्डस्टिक, दिस इज ए की पॉइंट। अब वो सस्टेनिंग, वो जो वेल्थ है वो सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, ओनली द फ्यूचर विल टेल। आई जस्ट शेयर दीज स्टोरीज टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अब जो व्यक्ति है उसको जानना है कि वो किस टाइप का है। तो यदि उसको चिंता है धर्मा एंड मोक्षा, तो उसको मुमुक्षु होना पड़ेगा। और मेरे डिस्कशन में मैं बार बार कहता हूँ, देयर इज अ डिबेट, देयर इज अ डिस्कशन। क्या डिबेट है? ये जो धर्मा, अर्था, कामा और मोक्षा है, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है वो क्या करते हैं, इसके हियरार्की को चेंज करते हैं, इसके ऑर्डर को चेंज करते हैं। वो पहले धर्मा को नहीं लेते, वो लेते हैं अर्था, कामा, फिर लेते हैं धर्मा और मोक्षा। मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं कहता हूं द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल इज योर धर्मा। धर्मा इज योर इनर बैलेंस। विथ योर इनर बैलेंस यू विल नाउ ट्राई टू reach out to the other goals, the goal of kama, the goal of moksha, and the goal of the goal of artha, the goal of kama, the goal of artha, and the goal of moksha. But the first is dharma. Dharma जिसके ऊपर हमने बहुत बात की, तो मैं अभी नहीं बात करूंगा। I am just saying dharma is your inner balance. It is your own inner discovery, जिसको मैं कहता हूँ your own soul, discovery of your own self, true self, योर ओन सेंटर। तो मैं सेंटर्ड नहीं हूँ, मैं बैलेंस नहीं हूँ, मेरा इनर बैलेंस बिगड़ा हुआ है। तो मैं अगर से दूसरे गोल्स की तरफ जाऊँगा तो मैं इम्बैलेंस रहूँगा। वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो बैंकरप्ट्स की जो कहानियाँ हमने ली,
तो इस वीडियो में ये बात मैं समझाना चाहता था, ये इंसाइट को लाना चाहता था, ये शेयर करना चाहता था, ये आइडिया कि हमारा जो ये फ्रेमवर्क है 4 का, इसमें इस तरह के व्यक्ति फिर कहाँ फिट बैठते हैं। तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्या आप मुमुक्षु हो? यदि आप मुमुक्षु नहीं हो तो फिर वो आदमी बाहर के ही जो आउटर जो ऑब्जेक्टिव गोल्स है उनको वो अचीव करे और वो अपने जीवन में खुद देखे कि वेदर ही इज हैप्पी, वेदर ही इज फुलफिल्ड। सो की थिंग, जो की डिटरमाइनिंग थिंग है वो ये 2 है, इज माई लाइफ, इज आई एम हैप्पी एंड फुलफिल्ड। क्या ये दोनों पर मैं इस दोनों कसौटी पर खरा उतरता हूं when it comes to these 4 goals? If the answer is in the affirmative, then you are a mumukshu, otherwise you are not a mumukshu. तो अभी फिर लंबा हो जाएगा। We will again discuss in our next videos. अभी मैं इसको जो हमारा पुरुषार्थ ये जो डिस्कशन है आई विल कंटिन्यू, इसके ऊपर और हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको अर्था पे बात करनी है, फिर हमको मोक्ष पे बात करनी है। और ये ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही गोल के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरट्वाइंड, दे आर ऑल कनेक्टेड, ये अलग अलग सेपरेट नहीं है। तो वी विल कीप ऑन गोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड, and we will be talking about all of them while emphasizing on one particular goal. तो अब आज के इस वीडियो में मैं इसको यहाँ पर विराम देता हूँ। अगेन जाते जाते वही जो मैंने कहा, नमो अस्ति, नमस्ते। सो नमस्ते, थैंक यू फॉर लिसनिंग। वी विल अगेन कंटिन्यू आवर टॉक इन आवर नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू सो मच।